Yes, good evening, good evening. Very good evening. प्रियांशु का 4-5 दिन में ही आ गया लगता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई देखते हैं कि जो फार्माकोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा है ना, बड़े इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करें। कल फ्राइडे है ना, कल फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे नॉन फर्मा रहता है, तो नॉन फर्मा के लिए परेशान मत हो, आ जाएगा 15-20 दिन में आ जाता है, परेशान ना हो, है ना। यस, बीटा 1 रिसेप्टर मेनली एक्ट ऑन विच ऑर्गन? बीटा 1 रिसेप्टर मेनली एक्ट ऑन विच ऑर्गन? चूंकि बीटा 1 है और हार्ट तुम्हारी बॉडी में एक रहता है, तो जाहिर सी बात कहां पर है? हार्ट पे होता है, राइट। बीटा 2 रिसेप्टर प्राइमरली एसोसिएटेड विद, बीटा 2 रिसेप्टर प्राइमरली एसोसिएटेड विद क्या कॉज करते हैं? ब्रोंकोडाइलेशन, यानी लंग्स 2 हैं, ठीक है। विच रिसेप्टर डिक्रीज द हार्ट रेट? विच रिसेप्टर डिक्रीज द हार्ट रेट? बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और M2 रिसेप्टर हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। बताओ भाई, रिसेप्टर कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब मजा आ रहा ना? नहीं, जरा फ्लैशबैक में जाओ, इस तरीके के क्वेश्चन में तो दिमाग ही नहीं काम करता था तुम लोगों का, है ना। अब बीटा 1 भी पता है और M2 भी पता है। यस, M2 रिसेप्टर एक्शन इज अपोजिट टू विच रिसेप्टर? M2 रिसेप्टर मस्कैरिनिक रिसेप्टर 2 किसके एक्शन के, किस रिसेप्टर को के अपोजिट होता है? यस, ऑब्वियसली बीटा 1 के, है ना। किसके? बीटा 1 के। अगर देखा जाए तो तीसरा ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया है ना। सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया है कि भाई M2 रिसेप्टर क्या करता है? M2 रिसेप्टर हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, राइट। और बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट रेट को इंक्रीज करता है ना। इसीलिए रिसेप्टर कॉन्सेप्ट से लेके, ठीक। अब तुम लोग थ्योरी पढ़ पढ़ के काफी दिन से बोर हो गए थे, हमने कहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ दिन करा दिया जाए ताकि जो पढ़े हो उसका रिवीजन हो जाए।
राइट। लेकिन अभी बहुत सारे क्लासिफिकेशन बचे हैं, तो हम वापस जब थ्योरी पे चलेंगे तो इस बार सारा पूरी फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन खत्म कर देंगे। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रो ड्रग? ये सब मैंने पढ़ाया है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं यहां पे आएगा जो मैंने इधर ये जो 12-13 लेक्चर तुम्हारे हुए, 12 लेक्चर, इसमें ना पढ़ाया गया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रो ड्रग? यस, दैट इज लीवोडोपा। लीवोडोपा प्रो ड्रग है किसकी? डोपामाइन की, है ना। लीवोडोपा प्रो ड्रग है किसकी? डोपामाइन की, है ना। प्रोंटोसिल इज कन्वर्टेड इन द बॉडी। प्रोंटोसिल, यस, प्रोंटोसिल। शिव मूर्त, डबल वाइस इसलिए आ रही है क्योंकि तुमने 2 बार ज्वाइन नाउ कर दिया है। मेरा ही वीडियो 2 बार तुम्हारे मोबाइल में चल रहा है, तो कंप्लीट एग्जिट करो और वापस से इन करो, सही हो जाएगा। प्रोंटोसिल, जब मैंने सल्फोनामाइड पढ़ाया था, है ना, जब मैंने सल्फोनामाइड पढ़ाया था तो याद करो, प्रोंटोसिल का एग्जाम्पल दिया था कि प्रोंटोसिल प्रो ड्रग है और बॉडी में जाने के बाद सल्फानिलामाइड में कन्वर्ट होता है। जब सल्फोनामाइड पढ़ाया गया था तो सल्फोनामाइड में पहली ही लाइन है प्रोंटोसिल की, नाइट्रोग्लिसरीन इज प्रेफरेबली गिवन बाय द सबलिंगुअल रूट। क्यों सबलिंगुअल रूट से क्यों दिया जाता है? जबान के नीचे इसको क्यों रखा जाता है? प्रोंटोसिल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना इस बात को। नाइट्रोग्लिसरीन इज प्रेफरेबली गिवन बाय सबलिंगुअल रूट, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, है ना। प्राजोसिन एंड टेम्सुलोसिन आर कॉमनली यूज्ड इन, किस में काम आते हैं भाई? प्राजोसिन एंड टेम्सुलोसिन, प्राजोसिन एंड टेम्सुलोसिन। आधे से ज्यादा लोग तुक्का मार रहे हैं। प्राजोसिन एंड टेम्सुलोसिन बिल्कुल सही है, दैट इज बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। बेनाइन प्रोस्टेटिक, ये प्राजोसिन टेम्सुलोसिन क्या है? अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर हैं, एंटी एड्रेनर्जिक हैं, है ना। ये स्मूथ मसल्स को जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स पे होते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर जो प्रोस्टेट ग्लैंड और ब्लैडर और नेक पे होते हैं, उसको क्या करते हैं? रिलैक्स कर देते हैं, राइट। जिसकी वजह से बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया कॉज करता है। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, प्रोस्टेट में प्रोस्टेट का बढ़ जाना, हाइपरप्लेसिया मींस बढ़ जाना, है ना। एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। जब ऑर्गेनोफॉस्फोरस बॉडी में जाता है तो ये एसिटाइल कोलिन क्राइसिस करा देता है। क्या कराता है? एसिटाइल कोलिन क्राइसिस, मतलब बहुत सारा एसिटाइल कोलिन आपकी बॉडी में हो जाता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? क्राइसिस। तो हम वहां पर क्या देते हैं? एंटी कोलिनर्जिक। क्या देते हैं? एंटी कोलिनर्जिक, है ना। यानी दैट इज ब्यूटी विश्वास, कपिल कुमार, कोई प्रेलिडॉक्सिन बोल रहा है, कोई नेलोक्सोन बोल रहा है। भाई एंटीडोट ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है। अगर एसिटाइल कोलिन की क्राइसिस है, एसिटाइल कोलिन ज्यादा हो गया है, तो एंटी कोलिनर्जिक दोगे ना। और एंटी कोलिनर्जिक कौन सी है? एट्रोपिन है। एंटी कोलिनर्जिक कौन सी है? दैट इज एट्रोपिन। इसमें तो कंफ्यूजन होने नहीं चाहिए। कम से कम जितनी तुम्हारी टेस्ट सीरीज है या जितने बार एमसीक्यू लगाया है, कम से कम ये क्वेश्चन 10 बार रिपीट हुआ है। कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वॉरफेरिन टॉक्सिसिटी एंटीडोट, वॉरफेरिन वॉरफेरिन टॉक्सिसिटी एंटीडोट।
विटामिन के, बिल्कुल सही है ना। एंटीडोट फॉर मिथेनॉल पॉइजनिंग, एंटीडोट फॉर मिथेनॉल पॉइजनिंग। अगर मिथेनॉल ज्यादा हो जाए तो इथाइल एल्कोहल देना चाहिए, जो कि रिप्लेस कर देता है मेथेनॉल को, है ना। एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजनिंग, अगर किसी की बॉडी में आयरन ज्यादा हो जाए तो आयरन की पॉइजनिंग हो जाती है। यस, क्या देते हैं, डी फेरोक्सामिन। ये क्या करता है, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है, और हमारी बॉडी फेरिक को यूटिलाइज नहीं कर पाती, तो ये एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से एक्स्ट्रा आयरन। यस, मरकरी पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद, मरकरी पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद ब्रिटिश एंटी लुइसाइट, ब्रिटिश एंटी लुइसाइट, दैट इज कॉल्ड डाइमर कैप्रोल, है ना, डाइमर कैप्रोल। एंटीडोट फॉर आर्सेनिक पॉइजनिंग, यस, आर्सेनिक पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या होगा, आर्सेनिक पॉइजनिंग, अगेन डाइमर कैप्रोल, है ना, डाइमर कैप्रोल दोनों के लिए है, ठीक है। एंटीडोट फॉर आइसोनियाजाइड टॉक्सिसिटी, ये तो अभी कल ही परसों के लेक्चर में था। आइसोनियाजाइड, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड टॉक्सिसिटी, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, दैट इज एंटीडोट क्या है, पायरिडॉक्सिन, क्या है, पायरिडॉक्सिन, दैट इज विटामिन B6, है ना, पायरिडॉक्सिन या विटामिन, यस। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज एंटीडोट, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, कौन से है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, एग्जाम्पल क्या था, एमिट्रिप्टिलिन और इमिप्रामाइन, ये क्या है, ट्राइसाइक्लिक है कि नहीं, 3 रिंग थी, 2 बेंजीन रिंग थी और 1 एजेपाइन रिंग थी। यस, एग्जाम्पल के तौर पर एंटीडोट क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। एंटीडोट फॉर एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर पॉइजनिंग, कुछ इंप्रूवमेंट लग रहा है थ्योरी पढ़ने के बाद कि नहीं, ये बताओ खाली, है जो तुक्के मार रहे थे, कुछ कॉन्सेप्ट घुसे दिमाग में कि नहीं। एंटीडोट फॉर एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर पॉइजनिंग, यस, एसिटाइल को भाई एक तरह से देखा जाए तो यहां पे भी एसिटाइल कोलिन की क्राइसिस है। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को अगर इनहिबिट कर दिया गया तो एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा, है ना, डिग्रेडेशन नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और जब एसिटाइल कोलिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो एसिटाइल कोलिन क्राइसिस कहलाएगी, तो हम फिर क्या देते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, है ना, तो एट्रोपिन और प्रेलिडोक्सिन। एंटीडोट फॉर सल्फोनिल यूरिया की ओवरडोज अगर हो जाए तो, यस, एंटीडोट फॉर सल्फोनिल यूरिया, सल्फोनिल यूरिया क्या है, एंटी डायबिटिक क्लासिफिकेशन की एक क्लास है, कैटेगरी है, एंटी डायबिटिक ड्रग है कि नहीं, है ना। तो अगर ओवरडोज हो जाएगी तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक हो जाएगा, और पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक हो जाएगा यानी शुगर लेवल कम हो गया, तो सबसे पहले तो उसको ग्लूकोज दो, और इसके असर को कम करने के लिए ऑक्ट्रियोटाइड देते हैं, ऑक्ट्रियोटाइड देते हैं, राइट। एंटीडोट फॉर मेथमोग्लोबिनेमिया, यस, मेथ हीमोग्लोबिनेमिया, अगर ऐसा होता है तो एंटीडोट के फॉर्म में क्या देते हैं,
यस दैट इज मिथाइलिन ब्लू, बिल्कुल सही है ना, मिथाइलिन ब्लू। यहां पर भी सेम केस हो रहा है ना, ऑक्सीडाइज कर देता है आयरन को, किसमें, फेरिक में, तो मिथेमोग्लोबिन बन जाता है विच कैन नॉट कैरी द ऑक्सीजन। मिथाइलिन ब्लू क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है और फिर से ये फेरस में कन्वर्ट कर देता है, और जो फेरस होता है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है ना। यानी ये मिथाइलिन ब्लू क्या करता है, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देता है। यानी ये जो मिथाइलिन ब्लू है ये क्या काम करेगा, फेरिक को फेरस में, है ना, और इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरी करता है ना, और फेरिक जो है ये ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है। तो मिथेमोग्लोबिनेमिया में यही होता है, हीमोग्लोबिन के साथ जो आयरन जुड़ा होता है उसको ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये फेरिक में, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है। फिर मिथिलीन ब्लू देते हैं तो मिथिलीन ब्लू क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है और फेरिक से फेरस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यस अरविंदर, तो मजा आ रहा है ना। ठीक है, अल्टीमेटली इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से लिख लो, फेरिक, और इसको फेरस। हमारी बॉडी फेरस को यूटिलाइज करती है, हमारी बॉडी फेरिक को यूटिलाइज नहीं कर पाती है। ठीक है, एंटीडोट फॉर स्नेक बाइट। भाई स्नेक बाइट में भी तो हमने बताया था ना कि अल्फा न्यूरोटॉक्सिन्स होता है, अल्फा न्यूरोटॉक्सिक होता है। एंटी स्नेक वेनम, है ना, एंटी स्नेक वेनम, ठीक, जिसमें एट्रोपिन और नियोस्टिग्मिन दोनों होते हैं। एंटी स्नेक वेनम में एट्रोपिन प्लस नियोस्टिग्माइन दोनों होते हैं ना, राइट। जो अभी कंप्लीट डिटेल मैंने अभी 2 दिन पहले बताया था, एंटीडोट फॉर हिस्टामिन मेडिएटेड एनाफाइलेक्सिस। यस, एंटीडोट हिस्टामिन मेडिएटेड एनाफाइलेक्टिक्स, दैट इज एड्रेनलिन। क्यों, क्योंकि जब भी कभी जानलेवा शॉक लगेगा, एनाफाइलेक्सिस मींस जानलेवा, अगर जानलेवा, देखो क्या है कि हिस्टामिन मीडिएटेड एनाफाइलेक्सिस है ना, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लाइफ थ्रेटनिंग है। तो देखो एक बार तो दिमाग में सीधा सा जाता है, सीधा सा जाता है कि एंटी हिस्टामिन, देखो लेकिन क्वेश्चन में मैंने साफ साफ ऑप्शन में मैंने हिंट दे दिया कि जब भी ऐसा आता है ना क्वेश्चन में, ओनली वहीं पे दिमाग लगा लो कि ये क्वेश्चन घुमाने वाला है। ओनली मतलब अकेले तो नहीं जा सकता। अब यहां कोई भी तरह की एनाफाइलेक्सिस हो गई, इसका मतलब ये जो भी प्रॉब्लम है ये जानलेवा है, और यहां पे लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम क्या, हिस्टामिन मीडिएटेड है ना। और हिस्टामिन मीडिएटेड या कोई भी जानलेवा प्रॉब्लम अगर कभी है तो हमेशा दी जाती है लाइफ सेविंग ड्रग। लाइफ सेविंग ड्रग कौन सी, नोरैड, नोरैड, है ना, दैट इज एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, है ना। जो लोग हॉस्पिटल में काम करते होंगे उनको मालूम होगा नोरैड के बारे में, राइट। तो ध्यान रखना, एड्रेनलिन एक लाइफ सेविंग ड्रग है ना, ठीक। और यहां पर क्या है कि भाई एलर्जिक है, अगर एंटी हिस्टामिन दोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अगर एंटी हिस्टामिन दोगे तो हिस्टामिन के असर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं जो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, लेकिन जिसका असर ऑलरेडी हो चुका है वो तो जानलेवा है। नोरैड बहुत हाई डोज अगर कहा जाए 1 ml पर आवर, जब पेशेंट वेंटिलेटर पे पहुंच जाता है ना तब दी जाती है।
और अभी हमारे फादर इन लॉ को 30 ml पर आवर दी जा रही थी, फिर भी ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाया। तुमने 6 ml, हमने 30 ml भी देखी, समझे? जब गए तो 1 ml में तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, 1 ml तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। 6 ml, 12 ml, 15 ml, 18 ml, 20 ml, 22 ml, 23 ml, करते 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 30 ml तक गए, तब भी ब्लड प्रेशर नहीं, है ना? अगर हरविंदर तुमने 6 ml पर दी है तो बहुत ज्यादा हाई डोज थी वो उनके हिसाब से, है ना? चलो स्टार्ट करें, फिर अगला पॉइंट आते हैं। यूनिवर्सल एंटीडोट इंक्लूड्स, यूनिवर्सल एंटीडोट, यूनिवर्सल एंटीडोट एक्टिवेटेड चारकोल, है ना? कौन सा? एक्टिवेटेड चारकोल। विच ड्रग कॉमनली कॉजेज ड्राई कफ एज ए साइड इफेक्ट? ड्राई कफ एज ए साइड इफेक्ट। इनेलाप्रिल, है ना? इनेलाप्रिल, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो क्या कॉज करता है? ड्राई परसिस्टेंट कफ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन एंड सब्सटेंस पी इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इनेलाप्रिल क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ई इनहिबिटर है ना? एस इनहिबिटर है, जिसकी वजह से ब्रेडिकाइनिन और सब्सटेंस पी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे डिपॉजिट हो जाता है और ड्राई और लंबे समय तक ये कफ जमा रहता है ना? नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन भी और आंसर भी नोट कर लेना अच्छे से डिटेल में पूरा। यस, लोसाटन की बात किया जाए तो एआरबी है ना? एआरबी है। एटिनोलॉल बीटा 1 ब्लॉकर है, कफ के लिए कोई रोल ही नहीं है। एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एंकल एडेमा कॉज करता है। तो बाकी के जो ऑप्शन थे वो कंप्लीटली इररिलेवेंट थे, अगर रिलेवेंट की बात किया जाए, है ना? वासुदेव कृष्णा, तुम्हें पता नहीं था बेटा, अभी पिछले 12 दिन में हमने यही थ्योरी तो पढ़ाई है, ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं, तो थ्योरी देखो तो सही, है ना? लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड में कॉज, यस, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड में कॉज, यस, कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, है ना? पहले भी कराया ये क्वेश्चन, तो ऑस्टियोपोरोसिस। अमीनोग्लाइकोसाइड्स आर नोन फॉर कॉजिंग, ये भी क्वेश्चन कम से कम 5वीं बार करवा रहा हूं, परसों नरसों की थ्योरी क्लास में भी पढ़ाया था। यस, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी, है ना? किडनी और कान, है ना? जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना? किडनी और कान दोनों प्रॉब्लम होती है, ठीक। अब ये नेहा नेहा करके कोई है, ये कह रही हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। बेटा बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आएगा अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे, राइट? यस, सीबीटी 3 में मैंने ये करवाया है। देखो कुछ भी केवल ये स्टेटमेंट पास ऑन करना है। जो मैंने ये बताओ, तुम लोगों ने तो जिसने जिसने भी, है ना, डे 12 तक हमने पढ़ा है ना, 12 दिन के लेक्चर्स, 12 दिन की थ्योरी में कम से कम अकेले यही क्वेश्चन कम से कम 3 बार रिपीट कराया गया था, 3 बार और 3 जगह, था कि नहीं?
अगर वो थ्योरी ही पढ़ लोगे तो समझ में आएगा। तुम लोग अगर ये सोचो नहीं दिन भर कुछ ना पढ़ो, सिर्फ लाइव क्लास ले लो। यस चंद्रगुप्त, अब प्रॉब्लम नहीं लग रहा ना? एक भी सही नहीं होगा बिल्कुल। देखो बेटा, ये तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम की तैयारी नहीं है, क्लियर समझ लो। ये तैयारी है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की। तो यहां नहीं मेहनत करोगे तो वैसे भी देखो लाखों फॉर्म भरे जाते हैं और उसमें कुछ ही हैं जिनकी वैकेंसीज जो क्लियर कर पाते हैं, राइट। तो जब तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं, और इतना कम पढ़ के तो बोर्ड भी नहीं क्लियर होता। हाँ सलाउद्दीन, तुमको समझ में आ रहा होगा जबकि तुमने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। जो 12 दिन की थ्योरी मैंने पढ़ाई है और अभी आगे और पढ़ाई जाएगी, 12 दिन के 12 लेक्चर्स, वो 12 लेक्चर भी देख लोगे तो आज कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुमसे सॉल्व ना हो, 100% सही होंगे, राइट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो जिसको भी ये लगता है कि कम समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जो 12 दिन की थ्योरी पढ़ाई है, सिर्फ 12 लेक्चर, ज्यादा थोड़ी है। और अभी तो आगे 12 और पढ़ाऊंगा, 24 लेक्चर। हालांकि 12 की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे ख्याल से 6-7 और लेक्चर लगेंगे, तुम्हारी फार्माकोलॉजी कंप्लीट खत्म हो जाएगी, है ना। यस, 12 बूस्टर ही नहीं है, अभी उसमें 6 और जुड़ जाएंगे, 12 क्या 8 और जोड़ देते, 20 कर देते हैं। 20 लेक्चर में कंप्लीट फार्माकोलॉजी, है ना। क्या पढ़े उसमें, जो पढ़ाया गया पहले देखो तो सही उसमें। अब ये सवाल के जवाब बताओ इनको कौन ये कह रहे हैं उसमें क्या पढ़े, उसमें कुछ नहीं समझ, तो फिर तुम बेटा फिर फर्जी यहां आ गए हो। तुमको भी तैयारी थोड़ी करनी है, तुमको टाइम पास करना है? अभी इनको बता दिया कि एक जगह बता दिया भाई 12 लेक्चर थ्योरी के देखने हैं, इनको वो बताओ कि इनको उसमें क्या पढ़ना है, तो नहीं होगा तुम्हारा। मैं पहले से कॉल लिख के दे दूं, अब किसी किताब खोल के पन्ना खोल के दे दिया जाए कि बेटा इसको पढ़ लो, तो कहे अरे इस पन्ने में मैं क्या पढ़ूं, तो फिर मुश्किल है ना। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। विच ड्रग कॉजेज जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, हमें तो सबको समझाना है ना। यस, विच ड्रग कॉजेज जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, सबका आंसर सही होना चाहिए, कोई गलत नहीं होगा ये आंसर, किसी का नहीं गलत होना चाहिए, किसी का गलत होगा भी नहीं है। फेनिटोइन, है ना, फेनिटोइन की भाई, फेनिटोइन क्या है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। एंटी एपिलेप्टिक यानी किसी को अगर दौरे पड़ते हैं तो दौरे को ठीक करने के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देते हैं, कौन सी, फेनिटोइन। लेकिन इसके साइड इफेक्ट क्या है, गम्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है जिसको जिंजिवल हाइपरप्लेसिया बोलते हैं, है ना। जैसा मैंने कहा देखो किसी का गलत नहीं हुआ, सारे सही। tetracycline should be avoided in children because it causes, यस, मसूड़ों में सूजन। टेट्रासाइक्लिन बच्चों को अवॉइड की जाती है क्योंकि बच्चों के मिल्क टीथ होते हैं, है ना, और मिल्क के साथ ये क्या है, चिलेट बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है कैल्शियम के साथ, तो रिजल्ट क्या होता है, टूथ डिस्कलरेशन, टूथ डिस्कलरेशन, है ना। विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉजेज पेरीफेरल न्यूरोपैथी, कॉजेज पेरीफेरल न्यूरोपैथी, यस, पेरीफेरल न्यूरोपैथी। टेबल बनाया है बेटा, ये सब टेबल में समझाया मैंने बाकायदे टेबुलेटेड फॉर्म में, इसीलिए मैंने कहा 12 दिन के नोट्स कॉपी पे होने चाहिए ये। और उनको सुबह शाम रिवाइज करते रहा करो। दैट इज आइसोनियाजाइड, है ना, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। इथेम्बिटॉल टॉक्सिसिटी मेनली अफेक्ट, यस, इथेम्बिटॉल टॉक्सिसिटी मेनली अफेक्ट। आंचल तुमने बना लिया, बहुत बढ़िया, गुड।
इथेम्बिटॉल टॉक्सिसिटी मेनली अफेक्ट यस ऑप्टिक न्यूराइटिस है ना। विच ड्रग कॉज रेड ऑरेंज डिसकलरेशन ऑफ यूरिन, ये भी किसी का नहीं गलत होना चाहिए, ये कल ही समझाया अभी। रूबल बन गया तुम्हारा भी, गुड, साथ साथ बनाओ तो बहुत अच्छा है। किसी का गलत नहीं होगा ये। दैट इज रिफेम्पिन या रिफेम्पिसिन है ना, रिफेम्पिन या रिफेम्पिसिन। मेटफॉर्मिन कॉमनली कॉज मेटफॉर्मिन कॉमनली कॉज मेटफॉर्मिन कॉमनली कॉज मेटफॉर्मिन कॉमनली कॉज। देखो दो तरह के आंसर मिल रहे हैं, कुछ लोग लैक्टिक एसिडोसिस जीआई अपसेट बोल रहे हैं और कुछ लोग हाइपोग्लाइसीमिया, लेकिन लैक्टिक एसिड एंड जीआई अपसेट इज द करेक्ट आंसर। उसके पीछे की वजह है, हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है ना, ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। और जो मेटफॉर्मिन है, जो मेटफॉर्मिन है वो क्या करता है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करवा देता है, राइट। अब बॉडी को ग्लूकोज जब चाहिए होगा, याद रहे मेटफॉर्मिन कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करवाता, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करवाएगा मेटफॉर्मिन। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो उसी को खाली कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन अब एक्स्ट्रा बचा नहीं, इंसुलिन करवाएगा, इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करवा सकता है ना, इंसुलिन जो है हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करवा सकता है, लेकिन मेटफॉर्मिन इस तरह से बनाई गई कि हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करवाएगा। अब इस कंडीशन में भाई ग्लूकोज बचा नहीं है ना, तो क्या होगा, बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बॉडी फैट का डाइजेशन करेगी, किसका, क्यों करेगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए फैट का डाइजेशन, फैट के डाइजेशन के लिए बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, और इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, वो क्या बनाता है कीटोन बॉडीज, क्या बनाएगा, कीटोन बॉडीज। और कीटोन बॉडीज जब ज्यादा बन जाएंगी तो बॉडी में एसिडोसिस, लैक्टिक एसिड एसिडोसिस हो जाएगा, जिससे जीआई अपसेट भी हो जाता है। बात समझ आएगी नहीं, है ना। तो वो मेटफॉर्मिन हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं कराता, ठीक, क्लियर है पॉइंट, है ना। लैक्टिक एसिडोसिस है ना, बीटा ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, इसीलिए जो लोग ज्यादा फास्ट करते हैं, है ना, आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा भरोसा मत करना, हर आदमी यूट्यूब पे आ गया, इतने दिन फास्ट रहो ये हो जाएगा, इतनी फास्टिंग रखो ये हो जाएगा। बहुत ज्यादा फास्ट रखोगे तो बॉडी में स्टोन हो जाएगा। भाई देखो क्या है ना, कि जितने भी धर्म हैं, हर धर्म में फास्टिंग का रिवाज है, हर धर्म में फास्टिंग का रिवाज है, लेकिन कोई भी ऐसा फास्टिंग नहीं है जो 24 घंटे से ज्यादा चल जाए, जिसमें 24 घंटे से ज्यादा कुछ नहीं खाना पीना, है ना, कोई नहीं है। जितने भी धर्म है सब में देखो ध्यान से, किसी में 12 घंटे के अंदर ही कुछ ना कुछ खा लेना है, किसी में एटलीस्ट 24 घंटे के अंदर तो खा ही लेना है। आजकल लोग बोलते हैं इतने दिन फास्ट रह जाओ, 3 दिन कुछ ना खाओ, 4 दिन कुछ ना खाओ, नहीं खाओगे अपने आप स्टोन बन जाएगा। लोग कहते हैं हम, आजकल लोगों भाई डाइटिंग के चक्कर में, फिटनेस के चक्कर में लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं, स्टोन की प्रॉब्लम बड़ी आम सी हो गई है। उसके पीछे की वजह क्या है, हम फैटी चीज नहीं खाते, हम घी नहीं खाएंगे, हम दूध नहीं खाएंगे। अरे भाई एक नॉर्मल सी बात समझो, तुम्हारी बॉडी में फैट के डाइजेशन में मदद करने के लिए लीवर
कोलेस्ट्रॉल को डिग्रेडेशन करने के बाद बाइल जूस बनाता है और बाइल जूस कॉन्सेंट्रेट होके कहां पे, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और गॉल ब्लैडर इंतजार करता है कि कब फैट आए, कब हम ये बाइल को रिलीज करें, है ना। रोजा में कुछ नहीं खाते लोग, रोजा में भी सुबह 4 बजे के पहले और रात में फिर इफ्तार पार्टी होती है, दोनों उसमें भी खाते हैं, है ना। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि भाई फास्टिंग में, भाई अगर जो गॉल ब्लैडर तुम्हारी बॉडी में है, गॉल ब्लैडर बॉडी में है, उसमें क्या है, उसमें बाइल है ना। और बाइल तब तक रिलीज नहीं होगा, बाइल तब तक रिलीज नहीं होगा जब तक फैट नहीं आएगा। जब तक फैट नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट को समझ लो, कोई बहुत लोग भूखे रह रहे होंगे कि हम दुबले हो जाएं, ठीक। अगर फैट आएगा तो बाइल रिलीज होगा, तुम फैट खा ही नहीं रहे हो तो बाइल रिलीज नहीं होगा। उस कंडीशन में जो यहां पर बाइल है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई। और सॉलिडिफाई होके ये खुद स्टोन का रूप ले लेगा और उस कंडीशन में गॉल ब्लैडर काट के फेंकना पड़ता है। समझ गए। तो अगर ये देखो, हम इसीलिए कहते हैं ना कि जो लोग बहुत फास्टिंग करवाते हैं, डॉक्टर्स जो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, वो भी हफ्ते में एक दिन चीट डे रखते हैं कि चीट डे में खूब खाओ। वो खूब खाने से मतलब तला भुना फैट वैट सब खाओ, जिससे जो तुम्हारे गॉल ब्लैडर में बाइल है एटलीस्ट वो तो रिलीज हो जाए, वो यूटिलाइज तो हो जाए। नहीं यूटिलाइज हो जाएगा तो बैठे बैठाए में अपना एक ऑर्गन खो दोगे तुम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो सिर्फ फास्टिंग ही अच्छी नहीं होती है, ध्यान रखना। एस्प्रिन शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन ड्यू टू रिस्क ऑफ, देखो कभी भी वजन घटाना तो मेहनत करके घटाओ, है ना। खाली हाँ, खाने पे कंट्रोल कर दो, खाना छोड़ना नहीं चाहिए। एस्प्रिन दैट इज रे सिंड्रोम, है ना। रे सिंड्रोम, इन्फ्लुएंजा हो जाए किसी को, फीवर हो जाए, तो छोटे बच्चों को, या वायरल इन्फेक्शन हो जाए, है ना, या चिकन पॉक्स हो जाए, तो उन सब कंडीशन में बच्चों को एस्प्रिन नहीं देनी चाहिए। अदरवाइज क्या होती है, एक्यूट इंसेफेलोपैथी और लीवर डिसफंक्शनिंग, जिसको क्या बोलते हैं, रे सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, रे सिंड्रोम। ठीक है। स्टीवन जॉनसन की बात किया जाए तो सल्फोनामाइड और एंटी कन्वल्जेंट की वजह से होता है। एप्लास्टिक एनीमिया क्लोरामफेनिकॉल कार्बामेजिपिन का है ना, साइड इफेक्ट। हेपेटाइटिस एस्प्रिन को लेके कोई टिपिकल नहीं, बच्चों में भले हो जाता है। विच ड्रग कॉज हाइपरकलेमिया एज ए साइड इफेक्ट, यस, विच ड्रग कॉजेज हाइपरकलीमिया एज ए साइड इफेक्ट। वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड बहुत बच्चों ने लगाया है। अच्छा, आप थोड़ी देर रुको, अब बात को समझो। हाइपरकलीमिया का मतलब यह होता है कि बॉडी में पोटेशियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। और इस कैटेगरी में एक ड्रग है जिसको बोलते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। बोलो, स्पाइरोनोलैक्टोन किस कैटेगरी की ड्रग है? स्पाइरोनोलैक्टोन किस कैटेगरी की ड्रग है? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ो।
ABCD जो लगाए बैठे हो हैं, खुद बताओ। शुभदार का आंसर हमेशा से सही था, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आया। एक प्रश्नजीत कार और दूसरा शुभदार, ये कंफ्यूज लास्ट तक नहीं हुए, इन्होंने जवाब कई बार दिया और हर बार इनका जवाब क्या था? स्पाइरोनोलैक्टोन, है ना। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कैटेगरी में क्या है? स्पाइरोनोलैक्टोन। गुड। सेकेंड ईयर में जिसने हमसे फार्माकोलॉजी पढ़ ली और जिसने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों साल हमसे पढ़ लिया, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई नहीं। कुछ बच्चे तो यहां पे अभी भी हैं मोनू कुमार यादव उर्फ अभी, ये यहां पे पढ़ने के साथ साथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लास लेके तीनों क्लास पढ़ता है, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। यस कपिल, तो तुमको भी कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, राइट। तो सिंपल हाइपर कलीमिया है, मींस कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना, ठीक है, बढ़ रहा है। और वो किस कंडीशन में होगा? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, नाम ही वही है। यस अर्पित, बिल्कुल सही। विच ड्रग कॉमनली कॉजेस सेडेशन एंड डिपेंडेंस? नींद भी आएगी, है ना, नींद भी आएगी और डिपेंडेंस भी होगी। दैट इज, यस बिल्कुल से बेंजोडाइजेपिन्स, है ना, बेंजोडाइजेपिन्स। यस, क्लोजापाइन इज एसोसिएटेड विद, ये कल पढ़ाया गया है, क्लोजापाइन इज एसोसिएटेड विद, किस गंभीर दुष्प्रभाव से जुड़ी हुई ड्रग है ये? साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापाइन, दैट इज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। क्लोजापाइन टिपिकल एंटीसाइकोटिक कैटेगरी की ड्रग है, स्ट्रांगली एसोसिएटेड ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, सीवियर रिडक्शन इन न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स भाई WBC में लगभग 62% न्यूट्रोफिल्स होता है, सबसे ज्यादा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, भाई WBC को हमारी बॉडी का मिलिट्री बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, है ना। और तो उसमें भी WBC में जो सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं, यस, जो सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, है ना। और न्यूट्रोफिल्स का नंबर यहां पर कम हो जाता है, ठीक। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में तो प्लेटलेट कम हो गई, एनीमिया इससे कोई लेना देना नहीं है। ल्यूकोसाइटोसिस ग्रेनुलोसाइटोसिस का, ग्रेनुलोसाइट का जस्ट अपोजिट है, ठीक। विच ड्रग कॉजेज फोटोसेंसिटिविटी? अर्पित अभी सभी रिन्यूअल करा लो, अभी रिन्यूअल 5 साल के लिए हो रहा है, 5 साल बाद देखेंगे क्या होता है ना। विच ड्रग कॉजेज फोटोसेंसिटिविटी? यस, दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन का साइड इफेक्ट ही है ना। डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक कैटेगरी की है, और कॉमनली चाहे टेट्रासाइक्लिन हो चाहे डॉक्सीसाइक्लिन हो, कोई भी टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी, उसका साइड इफेक्ट फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन है, मेकिंग स्किन मोर सेंसिटिव, सनबर्न हो जाता है, धूप में जाने से रैसेस पड़ जाते हैं, है ना। एमॉक्सिसिलिन एलर्जिक रिएक्शंस पॉसिबल बट फोटोसेंसिटिविटी, है ना, कुछ नहीं। स्टैटिन्स कॉमनली कॉज, स्टैटिन्स कॉमनली कॉज, क्या करते हैं स्टैटिन्स भाई? इसरो में एक तो वैकेंसी थी, है ना, एक ही वैकेंसी थी ना इसरो की। स्टैटिन्स कॉमनली कॉज, अभी तो तुम लोग उसमें भर सकते हो दिल्ली वाले में, 200 वैकेंसी है इस बार, पिछली बार 110 थी, तो जो मोहल्ला क्लिनिक वाले थे उन्होंने जगह बना ली। दैट इज मायोपैथी, है ना, मायोपैथी, ठीक है। स्टैटिन्स जो होते हैं काहे के लिए भाई? लो डेंसिटी लिपिड को घटाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, है ना।
साथ में साइड इफेक्ट में क्या होता है, मायोपैथी, है ना, मसल्स बीमार हो जाती हैं, माइल्जिया हो जाती, मसल पेन हो जाता है, ठीक, जिसको रैप्डोमाइलोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैप्डोमाइलोसिस। ये किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, यही सब उसमें भी होगा। काहे परेशान हो, सबकी तैयारी होगी, परेशान मत हो। लॉन्ग टर्म यूज फॉर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पीपीआईज का लंबे समय तक अगर आप यूज करते हैं तो क्या होगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यस, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। सभी के मॉक टेस्ट अलग अलग बनवाए जा रहे हैं, परेशान मत हो, सब प्रोवाइड कराए जाएंगे। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है अगर कोई इंसान लंबे समय तक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज करता है, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया का पीपीआई से कोई लेना देना नहीं है, हाइपरग्लाइसीमिया भी पीपीआई से दूर दूर तक कोई नहीं है, बाकी चीजों का पीपीआई से कोई लेना देना नहीं है ना। मेन यूज क्या था, मेन था विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से, ठीक। विच ड्रग कॉजेज ओटोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी यानी कौन सी दवा खाने से कानों को नुकसान होता है, यस, विच ड्रग कॉजेज ओटोटॉक्सिसिटी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना, अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग है ना। यस, अमोक्सिसिलिन सेफ रहती है, कान पे कोई फर्क नहीं है, फ्यूरोसेमाइड डायूरेटिक्स है, ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है लेकिन बहुत रेयर केस में, है ना, सिफिक्सिम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक। विच ड्रग इज क्लासिकली एसोसिएटेड विथ कॉजिंग फोकोमेलिया, यस, एमसीक्यू का पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। विच ड्रग इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद कॉजिंग फोकोमेलिया, यस, दैट इज थैलिडोमाइड, है ना, सील्ड लेग, है ना। 1950-60 के दशक में सिडेटिव और मछली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती थी उनको थैलिडोमाइड दिया जाता था मॉर्निंग सिकनेस को दूर करने के लिए, लेकिन बाद में साइड इफेक्ट आया फोकोमेलिया, मींस जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनके लेग वगैरह, लेग है या हाथ है, लिम्स सील्ड हो रहे थे, है ना, जुड़े हुए आ रहे थे। फेनिटोइन का कोई मतलब नहीं है, फेटल हाइडेंटोइन होता है, वॉरफेरिन का इससे कोई मतलब नहीं है, और लिथियम में तो एब्स्टिन यानी हार्ट डिफेक्ट होता है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कॉजिंग फेटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कॉजिंग फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम अभी बताया था जस्ट इसके पहले वाले में, दैट इज फेनिटोइन, है ना। फेनिटोइन की वजह से क्या होता है, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम हो जाता है, ये एक साइड इफेक्ट है फेनिटोइन का अगर कोई लंबे समय तक या ओवरडोज ले लेता है उस कंडीशन में, ठीक है। यहां तक पढ़ो, इसके आगे के क्वेश्चंस कल कराएंगे हम, अभी 2-4 दिन हम लोग एमसीक्यू करेंगे, वापस फिर से थ्योरी पे बढ़ेंगे, है ना। इसके बाद थोड़ा सा क्लिनिकल फार्मेसी देखेंगे हम लोग, है ना, क्लिनिकल फार्मेसी से भी क्वेश्चंस काफी कुछ पूछे जाते हैं। पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो, टेस्ट सीरीज खूब लगाओ, अब टेस्ट सीरीज रिवर्स डायरेक्शन में लगाओ, उल्टी टेस्ट सीरीज लगाओ, है ना, अभी तक सीधे सीधे लगा रहे थे, अब उल्टी टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करो। चलो बाय। हरविंदर कितना पढ़ेगा, बी फार्मा भी पढ़ेगा, फर्स्ट ईयर भी पढ़ेगा, सेकेंड ईयर भी पढ़ेगा, गवर्नमेंट भी, कितना पढ़ोगे।